अली मुस्तफ़ा साहब, जनरल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हकीकत है कि 6 या 7 ममालिक जिनके डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और मिशन काम कर रहे हैं काबुल के अंदर, उसमें पाकिस्तान है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें गालिबन ईरान भी है, उसमें तुर्की भी है, लेकिन बाकी सारी दुनिया ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को विड्रॉ कर लिया। आपको मौका मिला, यू हैड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प आपने इंटरव्यू भी किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चंद दिन पहले, और उस इंटरव्यू के दरमियान में भी ये सवाल आपने उठाया डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी कि पाकिस्तान इस मौके पर क्यों रिकग्नाइज नहीं करा। क्या बताएंगे आप हमें? बिल्कुल, अवान साहब की जो बात थी उसमें थोड़ी वजाहत तो है। स्पेसिफिकली मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आप पाकिस्तान कब इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे रिकग्नाइज करेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा मशवरा चल रहा है, सब नेबर यानी जो ममालिक हैं, नेबरिंग ममालिक हैं, जिनमें ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, और उससे चंद दिन कबल ही, उस इंटरव्यू से चंद दिन कबल ही जितने भी इंटेलिजेंस चीफ्स थे इन नेबरिंग कंट्रीज के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई वाया जूम या लिंक पाकिस्तान की सरबराही के अंडर, जिसके अंदर जनरल फैज, उस वक्त फैज हमीद जो साबिक आईएसआई चीफ थे, वो भी शामिल थे। और आई थिंक इमरान खान साहब से ये एक असेसमेंट मिली एक तरीके से कि पाकिस्तान रिकग्निशन में तालिबान गवर्नमेंट की जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान हैज अ लॉट मोर टू लूज देन टू गेन एट दिस मोमेंट। कि सही है, पाकिस्तान एडवोकेट तो कर रहा है, अमेरिका से भी कह रहा है कि आपको हुकूमत रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, लेकिन वो देख रहा है इस वक्त चाइना और कतर की तरफ, क्योंकि ये दो ममालिक हैं जिनके पास सो टू स्पीक डिप्लोमेटिक मसल है, उनके पास इकोनॉमिक मसल है, जो इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास ना हो। डॉक्टर साहब देखिए अली, फिर ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने कहा, इससे पहले हमने अपने इब्तदाइये में भी देखा कि अमेरिका की और उसके इत्तहादियों की हिकमत अमली तो ये है कि अफ़गानिस्तान में, तालिबान कंट्रोल अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो खड़ा किया जाए। वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें बहुत महंगी होंगी, इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी, एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगी, रेमिटेंसेस नहीं आ सकेंगी, तो और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो खड़ा हो जाएगा। तो अब फिर क्या करेगी ये सारे नेबर, इस पर क्या आपका इस्तदलाल है, क्या आपका पर्सपेक्टिव? आई डोंट थिंक कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो एक पेज पे हैं। अवान साहब ने डी फैक्टो रिकग्निशन की बात की, मगर जब तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं होती तो जो आपके पैसे फंसे हैं अफगानिस्तान के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फंसे हुए हैं, उनको किसी लीगल तरीके से रिलीज नहीं किया जा सकता। मेरी जॉन एंगलैंड साहब जो है नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के, उनसे ही मुलाकात हुई, उन्होंने एक लेटर भी लिखा यूएन को, वर्ल्ड बैंक को, उनसे अपील भी की कि प्लीज तनख्वाहें जो हैं, जो फंसी हुई हैं अफगानिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी की, सिक्योरिटी सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, उनको रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। जहां तक कि नेबरिंग कंट्रीज का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक दे आर ऑन द सेम पेज, स्पेशली ईरान और ताजिकिस्तान। इन दोनों ममालिक के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ये अभी भी बहुत ही एंटी तालिबान सेंटिमेंट रखते हैं। इनफैक्ट ताजिकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वहां पे तो जो शमाली इत्तेहाद के जो अपोजिशन फोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेज जिन्हें कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। ईरान में एंटी तालिबान प्रोटेस्ट अलाउ किए जा रहे थे, जहां पे उनकी अपनी हुकूमत अपने खिलाफ किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देती। तो आई थिंक ये बहुत डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। पाकिस्तान एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन के ऊपर है इस वक्त। क्या आपको समझ आ रही है कि मतलब उनको कोई बचाएगा नहीं? पाकिस्तान के पास तो इकोनॉमिक सोर्सेज है नहीं एक हद से ज़्यादा मदद करने के लिए, तो ये हालात तो बहुत जल्दी डेस्परेशन की तरफ चले जाएंगे। बज़ाहिर आपको शायद डेस्परेशन लगे, लेकिन रुस्तम शाह साहब की बात की थोड़ी वजाहत है। कुछ दिन पहले खबर चली कि जी चीनी फोर्सेस लैंड कर गए बागराम एयरफील्ड पे, बागराम एयरबेस पे। फौरन ही चाइनीज अपना ऑफिशियल्स ने आके कहा कि इस बात की कोई वजाहत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। इसके पैरेलल एक खबर चली कि जी अमेरिका रशिया से बात कर रहा है to secure military bases in Uzbekistan and elsewhere to carry out forward operations in Afghanistan. एक तरफ तो अमेरिका रशियन से बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका तुर्की से कह रहा है कि जी आप S-400 अगर आपने लिया तो हम आपके ऊपर और सैंक्शंस डाल देंगे। तो एक तरफ चाइनीज पॉलिसी है, वो रुस्तम शाह साहब की बात सही है, उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी है, वो ज्यादा शोबाजी या फैनफेयर नहीं करते। जो भी उनके चीजें हो रही हैं वो शायद अंडर द सर्फेस हो ना चुकी हो ऑलरेडी। तो हम जो बाहर देख रहे हैं डेस्परेट सीन्स इन काबुल, इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक बबल अप हो रही है, शायद चाइना का कोई मुआहिदा ऑलरेडी हो गया हो विद इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, विद तालिबान सिचुएशन को नॉर्मलाइज या कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप तो वहां पे खासा टाइम गुजार के आए हैं अफगानिस्तान में। जी
जी, आपकी तो ग्राउंड प्रेजेंस है वहां पे, आप नहीं समझते कि हालात खराब हो रहे हैं? हालात बज़ाहिर खराब जरूर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सिचुएशन बहुत बुरी है, सड़कों पे बहुत डेस्परेशन है, लेकिन एक स्टेट टू स्टेट लेवल पे क्या किरदार है चीन का, यह हमें अभी नहीं पता। और तालिबान भी इस चीज का ज्यादा शोर नहीं मचा रहे, तो मे भी उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है चाइना के साथ ऑलरेडी, या कतर के साथ ऑलरेडी। कतर तो उनको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी अमेरिका को रिकग्नाइज करना पड़ेगा तालिबान को, हम अभी रिकग्नाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान की वो शायद पोजिशन नहीं है, लेकिन जो आपको चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, शायद इट्स लॉस्ट इन द फॉग ऑफ वॉर। अंदर से क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, टर्किश प्रेजेंस भी उधर मौजूद है, टर्किश एम्बेसडर बहुत एक्टिव हैं। अभी कुछ 3 घंटे पहले आपके उज्बेकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लैंड हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है अमीर खान मुत्तकी साहब के साथ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। शायद सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, ऑन द रोड्स डेस्परेशन की हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चाइना के पास एक प्लान मौजूद नहीं है, या वो एक डीप लेवल के ऊपर उसकी एंगेजमेंट फिलहाल नहीं चल रही तालिबान के साथ। मेरे साथ रहिए अली मुस्तफ़ा, जो कि खासे दिन गुजार के आए हैं काबुल और अफगानिस्तान में। उनका ख्याल है कि सूरत हाल ख़राब ज़रूर है, कि उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि शायद हम महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत से ममालिक के दरपर्दा जो हैं, अगर डिफेक्टो हैं, डिजोर ना भी हों, सामने नज़र ना भी आए, तो ऐसे रिलेशनशिप इस वक्त उनके ज़रूर। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम ये भी देखते हैं कि अफगान तालिबान जो पाकिस्तान को कहते हैं कि आप TTP को माफ़ कर दें, उन्हें सरेंडर करने का मौका दें, जिसका कि एडमिशन खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी किया। इससे पहले भी हमें अंदाज़ा हुआ है, हम वाकिफ़ हैं इससे कैसा हो रहा है, इसकी क्या अहमियत है, ये सही है गलत है, इस पर बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। चंद दिन पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने टर्किश टेलीविज़न के TRT के एक प्रोग्राम में जनाब अली मुस्तफ़ा साहब के साथ बात करते हुए, जो इस वक्त हमें जो प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये माना कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जो है उसके साथ एक नेगोशिएशन कर रही है, टॉक्स कर रही है, जिसका मकसद ये है कि वो सरेंडर करते हैं। इमरान खान साहब ने जो बात मानी वो कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी गुज़िश्ता 7, 8, 10 हफ्तों से अब ये बात सुन रहे हैं, और यूँ मुख्तलिफ तरीके से 2019 से हम ये बात सुन रहे हैं कि अफगान तालिबान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को TTP के साथ सुलह करनी चाहिए, और TTP को पाकिस्तान में अपने मामला तय करने चाहिए, और यहाँ पे उसे सरेंडर कर देना चाहिए। अब आज की इस डिस्कशन की इंपॉर्टेंस ये है कि अली मुस्तफ़ा, जिनके सामने प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही, वो भी मेरे साथ हैं। जनरल एजाज ऐवान, जो TTP के खिलाफ लड़ते रहे और सवात के गैरिजन ऑफिसर कमांडिंग GOC रहे, वो भी मेरे साथ हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जिन्होंने जो एक पीस डेलीगेशन में शामिल थे 2014 में, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने PML ने बड़ी भरपूर कोशिश की TTP के साथ एक मायदा करने के लिए, अमन के लिए, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल एजाज ऐवान, ये जो पाकिस्तान को अफगान तालिबान कहते हैं कि आप TTP के साथ सुलह कर लें और उनको सरेंडर का मौका दें, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए मोहित, जो तमाम तर इंसर्जेंसीज होती हैं उनके 2 एंड ज़रूरी होते हैं, और हमेशा दुनिया में अगर आप तारीख स्टडी करके देखें तो ऐसा ही होता है। पहली बात यह है कि जब उनको सेंचुरीज डिनाई हो जाएं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल हो जाए, उनकी जो आमाजगाहें हैं जहां से वो बेसिस ऑफ ऑपरेशन अगर उनको डिनाई कर दिए जाएं, नंबर 2 उनको रिक्रूटमेंट एरियाज डिनाई कर दिए जाएं, और तीसरा अगर उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंगुलेशन हो जाए, तो फिर नेगोशिएटेड सेटलमेंट के तहत ही, क्योंकि आखिरी दहशतगर्द कभी मारा नहीं जाता,